साथियों नमस्कार। श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत अस्तित्व में हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उन पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तापीय सिद्धांत या चिरसम्मत विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को एडमंड हेली ने 1656 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। तो तापीय सिद्धांत है, ये तापीय सिद्धांत सामान्य रूप से जल और स्थल के गर्म होने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें ये माना गया एडमंड हेली द्वारा सबसे पुराना सिद्धांत ये है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसलिए इसको चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के रूप में जानने के क्रम में हम कहते हैं कि जो एडमंड हेली महोदय हैं उन्होंने 1656 में एक एशियाई मानसून की व्याख्या के लिए एक सामान्यीकरण किया कि महाद्वीप और महासागर जो है उनके ऊष्मा ग्रहण करने की जो शक्ति है, उनके गर्म होने की जो शक्ति है उसमें अंतर होता है। इसको हम कहते हैं सामान्य रूप से कि मानसून जो है वो महाद्वीप और महासागरों के ऊष्मन में अंतर के कारण एक तापीय विरोधाभास का परिणाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि तापीय सिद्धांत बेसिकली स्थल और जल के अलग अलग समय पर गर्म और ठंडा होने की जो प्रक्रियागत अंतर है उसका परिणाम माना जाता है। या तापीय विरोधाभास का मतलब ये है कि सामान्य रूप से जो स्थल भाग होते हैं वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं। उसकी तुलना में अगर हम महासागर या जलीय खंडों की बात करें तो वह बहुत धीमी गति से गर्म होते हैं और धीमी गति से ही वह ठंडे होते हैं। तो उसमें महासागरों के गर्म और ठंडा होने में समय अधिक लगता है, जबकि महाद्वीपों के गर्म और ठंडा होने में समय कम लगता है। तो ये जो अंतर होता है ये तापीय विरोधाभास कहलाता है। और इसी तापीय विरोधाभास का परिणाम एडमंड हेली के अनुसार क्या है, मानसून है। क्योंकि जब तापीय अंतर आता है तो उसके आधार पर पवनों की दिशा और पवन के प्रवाह केंद्रों में भी परिवर्तन आता है। तो हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंट पर इसी में कि ग्रीष्मकाल में क्या होता है, सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होती है। सामान्य रूप से आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो जो बिल्कुल मध्य में अक्षांशीय रेखा है वो 0 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध की जो कर्क रेखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, सूर्य ग्रीष्मकाल में लंबवत चलता है, लंबवत गिरता है किरणें। तो जब सूर्य लंबवत गिरता है तो ये जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग में वायुदाब का जो केंद्र है वो निम्न हो जाता है, लो प्रेशर केंद्र बनता है। लो प्रेशर केंद्र बनने से क्या होता है कि जब भी कहीं लो प्रेशर केंद्र बनेगा उस लो प्रेशर केंद्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तो नीचे स्थल पर एक प्रकार की रिक्तता आ जाती है, स्थल पर रिक्तता आती है और उस रिक्तता की पूर्ति के लिए दूसरी तरफ से पवन धाराएं उस स्थल पर आने का प्रयास करती है, खींची चली आती है। तो जब एक केंद्र बिंदु की ओर चारों दिशाओं से पवन आती है तो वह जो पवन है वह पवन यहाँ आकर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके कारण क्या होता है, जैसे ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है जिसके कारण यह निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है और तापीय विषुवत रेखा जो है, तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है वह निम्न वायुदाब केंद्र की ओर खींची चली आती है, जो मैंने कहा कि खींची हुई आएगी। और जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये इसी को हम समझेंगे। यहाँ क्या होता है कि जब हमने अभी मानचित्र में देखा, उसी को हम वापस रिकॉल करते हैं कि 0 डिग्री ये जो विषुवत रेखा है, तो सामान्य दशा में क्या होता है कि यहाँ पूरे वर्ष भर बराबर तापमान मिलता है, लेकिन जब सूर्य ग्रीष्मकाल में उत्तरायण होता है, सूर्य के उत्तरायण होता है तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य की लंबवत किरणें में उत्तरी भाग में मिलती है। जब उत्तरी भाग में मिलती है तो ये जो तापीय विषुवत रेखा है ये भी क्या हो जाती है कि थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ नहीं होकर ये क्या होगी, ऊपर की ओर लिफ्ट हो गई। तापीय विषुवत रेखा ऊपर की ओर लिफ्ट होने से क्या होगा कि अब यहाँ से जो इस स्थान से जो पवन आ रही है दक्षिणी व्यापारिक पवन है, इनको हम कहते हैं दक्षिणी व्यापारिक पवन। अब ये दक्षिणी व्यापारिक पवन क्या करेगी कि ये लिफ्ट होने की वजह से दक्षिणी व्यापारिक पवन इसको पार करती है, और जैसे पार करती है इस
विषुवत रेखा पर आने का प्रयास करती है, तो जैसे लिफ्ट पार करती है इनकी दिशा बदल जाती है। तो सामान्य आप ये देखिए, बड़े डायग्राम से देखते हैं कि पहले जो तापीय विषुवत रेखा थी वो इस बिंदु पर थी, ठीक है। अब ये तापीय विषुवत रेखा शिफ्ट हो गई ऊपर की ओर। तो पहले जो व्यापारिक पवन थी वो व्यापारिक पवन इस बिंदु तक आ रही थी। अब वही व्यापारिक पवन अपनी दिशा बदल कर इस विषुवत रेखा से अपनी दिशा जैसे ही बदलती, इनकी दिशा बदल जाती है कोरिलेस बल से, और दिशा बदलने से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और जब ये दक्षिण पश्चिम होकर इस तापीय विषुवत रेखा पर आती है, तो तापीय विषुवत रेखा पर आने के कारण यहाँ का जो भाग है यहाँ तक पहुँचती है। तो ये जो पौने हैं जिन्होंने की दिशा बदली, यही पौने दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पौने कहलाती है, क्योंकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये तापीय सिद्धांत की विशेषता है। चूँकि पवन से समुद्र से लंबी दूरी तय करके आती है, अतः इनके साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में ये वर्षा करती है, और इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। ग्रीष्मकाल के विपरीत जब हम शीतकाल की बात करते हैं, तो शीतकाल में सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो अब हम अगर इसकी बात करें सामान्य रूप से, तो यहाँ क्या होगा कि शीतकाल में जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होगी, यहाँ लंबवत किरणें पड़ेगी, तो यहाँ तिरछापन होगा। तो वह जो तापीय विषुवत रेखा जो कि पहले यहाँ शिफ्ट हो गई थी, अब वो यहाँ से हटकर तापीय विषुवत रेखा अपने पूर्वत स्थान से दक्षिण की ओर आ जाती है। और ये जब दक्षिण की ओर आती है तो दक्षिणी जो व्यापारिक पवन है वो यहाँ तक रुक जाती है, वो इस स्थान तक नहीं आ पाती। इसलिए यहाँ से कौन सी व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वह इस क्षेत्र में सक्रिय होती है, तो ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये पवन शीतकालीन मानसूनी वर्षा के नाम से, शीतकालीन मानसून के नाम से जानी जाती है। और यहाँ क्या होता है कि चूँकि यहाँ से, तो यहाँ तापमान कम मिलने से, जब भी ताप कम होगा तो ठंडक होगी, तो स्थिरता आएगी वायुमंडल में, और स्थिरता आएगी तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, उच्च दाब केंद्र बन जाएगा। तो यहाँ उच्च दाब केंद्र बन जाता है, और उच्च दाब केंद्र में ऊपरी वायुमंडल से हवाएं सतह पर आकर अवतलित होना प्रारंभ हो जाती है, और इसलिए ये जो स्थितियाँ बनती है इसके कारण वर्षा होना संभव नहीं होता है। तो ग्रीष्मकाल के विपरीत अगर हम शीतकाल में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, तो एशिया का स्थलीय भाग महासागर की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च दाब केंद्र निर्मित हो जाते हैं, और दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। फलतः हवाएं स्थल से महासागर की ओर बहने लगती है। स्थल से आने के कारण इन हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, जिसके कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है। लेकिन कोरिलेस बल के कारण जब ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो वहाँ से कुछ आर्द्रता ग्रहण करती है और इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है, जिस कारण तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल तट, यहाँ वर्षा करती है। जो हमने अभी चर्चा करी थी पहले कि जब ये शीतकाल में आती है यहाँ से, तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और जब ये इस तमिलनाडु के इस तटीय भाग से टकराती है तो ये वर्षा करती है, उसे उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा भी हम कहते हैं। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती है। शीतकालीन जो वर्षा है, जिसको हमने कहा था कि ये वर्षा सामान्य रूप से कब होती है, पूर्व वीडियो में हमने इस बारे में भी चर्चा करी थी कि लौटते हुए मानसून की जो वर्षा है, प्रत्यावर्तित मानसून की वर्षा है, वो वर्षा ये कहलाती है। आलोचकों के अनुसार जो कुछ इस सिद्धांत के आलोचक है वो कहते हैं कि यह मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून के आगमन में अनिश्चितता विद्यमान रहती है। पर ये कोई ज़्यादा आलोचना इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन मानसून की उत्पत्ति में एडमंड हेली द्वारा दिया गया सिद्धांत एक मील का पत्थर साबित होता है। तो सामान्य रूप से जब भी हम मानसून की चर्चा करते हैं, मानसून अध्ययन के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं की चर्चा करते हैं, तो एडमंड हेली का जो सिद्धांत है ये एक नींव का काम करता है और हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें मानसून को समझने के लिए किस आधार से कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। तो यह जो सिद्धांत है ये प्राचीन सिद्धांत कहलाता है, तापीय सिद्धांत कहलाता है, और चिरसम्मत विचारधारा के नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है। अगले वीडियो में हम अगले दूसरे सिद्धांत, जिसका नाम है गतिक संकल्पना, उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।